देखिए आमतौर पर ना जब भी हम किसी पुरानी ब्लैक एंड वाइट फिल्म के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सिंपल सी तस्वीर बनती है। हाँ, एकदम सीधी सादी तस्वीर। बिल्कुल, मतलब हमें लगता है कि उसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर होगा, एक आदर्शवादी हीरो होगा, एक बहुत ही खूंखार सा विलन और एक बहुत सीधी सादी नैतिकता। सही कहा, जहाँ सही और गलत के बीच ना एक बहुत ही साफ और गहरी लकीर खींची होती है। हाँ वही तो। लेकिन तब क्या होता है जब हम मुंशी प्रेमचंद की दुनिया में कदम रखते हैं? वहां तो ये सारी लकीरें धुंधली पड़ जाती हैं। एकदम धुंधली पड़ जाती हैं। हम एक ऐसा सामाजिक यथार्थ को देखते हैं जो मतलब ईमानदारी से कहूँ तो इतना कॉम्प्लेक्स और मनोवैज्ञानिक रूप से इतना उलझा हुआ है ना कि ये आज के किसी बेहतरीन सस्पेंस या ड्रामा से बिल्कुल कम नहीं लगता। ये एक बहुत ही स्वाभाविक धारणा है, क्योंकि जब हम 100 साल पहले के समाज या उस दौर की कहानियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारी कल्पना पुराने गांव या सीधे साधे लोगों तक ही सीमित रह जाती है। सही बात है, हम उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ ही नहीं पाते। असल में हम अनजाने में उस युग की जो मानसिक और सामाजिक जटिलताएं थी ना, उनको बहुत कम आंक लेते हैं। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम इसी यथार्थ की परतों को उधेड़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने पिछले कुछ दिनों से ना गधा ऑडियो प्लेटफॉर्म और फेबल ऐप पर कुछ साहित्य खंगाल रही थी। अच्छा, फेबल पर? हाँ, और मुझे प्रेमचंद की कुछ ऐसी कहानियों की डिटेल्स मिले जिन्होंने लिटरली मुझे अंदर तक झकझोर दिया। और इन कहानियों को डीपली समझने के लिए हमारे पास आज जो स्रोत हैं उनमें आलोचक कमल किशोर गोयनका की भारतीयता पर दृष्टि शामिल है। हाँ, गोयनका जी का काम बहुत विस्तारित है इस पर। बिल्कुल, और इसके साथ ही डॉक्टर पूनम भारद्वाज, डॉक्टर प्रीति और डॉक्टर सुमन ढाका के बहुत ही शानदार रिसर्च पेपर्स भी शामिल है। इन सभी शोध पत्रों को अगर एक साथ रखकर देखें तो एक जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि प्रेमचंद केवल लोगों के मनोरंजन के लिए कहानियां नहीं कर रहे थे। वो कुछ और ही कर रहे थे। वो एक तरह से समाजशास्त्री थे। मतलब वो अपने समय के समाज के गहरे विरोधाभासों और इंसानी साइकोलॉजी का एक बहुत ही प्रामाणिक दस्तावेजीकरण कर रहे थे। और देखिए यही हमारी आज की इस चर्चा का मेन मिशन भी है। हम इस बात की तह तक जाना चाहते हैं कि 20वीं सदी की शुरुआत में जब समाज इतना रूढ़िवादी था, बहुत ज्यादा रूढ़िवादी था, तब प्रेमचंद ने लिव इन रिलेशनशिप जैसे बेहद मॉडर्न और सेंसिटिव टॉपिक को कैसे और क्यों छुआ। ये सच में सोचने वाली बात है। उनकी कहानियां केवल उस समय का नहीं बल्कि आज के हमारे इस मॉडर्न समाज का भी एकदम सटीक आईना कैसे हैं। तो चलिए इसे डीपली समझते हैं। मुझे ना सबसे ज्यादा हैरानी फेबल ऐप पर मौजूद एक स्पेशल कहानी का सार पढ़कर हुई। आप मिस पद्मा की बात कर रही है ना? हाँ, वही कहानी, मिस पद्मा। मिस पद्मा वास्तव में प्रेमचंद के अंतिम दौर की सबसे दिलचस्प और कंट्रोवर्शियल कहानियों में से एक है। अगर इसको आज के संदर्भ में पढ़ा जाए तो ये अपने समय से कई दशक आगे की सोच लगती है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में अनपैक करते हैं, क्योंकि जब मैंने इसका समरी पढ़ा ना तो मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ऐसा क्या पढ़ लिया आपने उसमें? इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है पद्मा, वो एक बहुत ही प्रभावशाली, पढ़ी लिखी और सक्सेसफुल लॉयर है। उसकी वकालत एकदम शानदार चल रही है। उस जमाने में एक फीमेल लॉयर अपने आप में बड़ी बात थी। वही ना। और सबसे चौंकाने वाली बात ये है कि वो शादी की संस्था को पूरी तरह से रिजेक्ट करती है। उसका मानना है कि मैरिज कोई नेचुरल बंधन नहीं है बल्कि एक थोपी गई व्यवस्था है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट की तरह। एग्जैक्टली। तो अपनी आज़ादी और अपने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को बचाए रखने के लिए वो बिना शादी किए ही अपने प्रेमी प्रसाद के साथ रहने का फैसला करती है, जिसे आज हम लाइव इन रिलेशनशिप कहते हैं। सही पकड़ा। ये तो बिल्कुल 21st सेंचुरी की किसी मेट्रो सिटी की कहानी लगती है, जहां एक इंडिपेंडेंट औरत अपने करियर और अपनी शर्तों पर लाइफ जीना चाहती है। मतलब 100 साल पहले प्रेमचंद इस साइकोलॉजी पर लिख रहे थे। और देखिए यही वो पॉइंट है जहां प्रेमचंद का यथार्थवाद उभर कर सामने आता है। वो केवल एक मॉडर्न आइडिया को एक कूल या प्रोग्रेसिव चश्मे से पेश करके नहीं रुक जाते। तो वो उसके आगे क्या दिखाते हैं? वो उस आइडिया के प्रैक्टिकल, मनोवैज्ञानिक और बायोलॉजिकल जो रिजल्ट होते हैं ना, उनकी बहुत कठोर पड़ताल करते हैं। डॉक्टर पूनम भारद्वाज और डॉक्टर प्रीति ने अपने रिसर्च में इस कहानी का जो एनालिसिस किया है वो दिखाता है कि असली टेंशन तब शुरू होती है जब पद्मा प्रेग्नेंट हो जाती है। हाँ, और यहीं पर कहानी का रुख एकदम से बदल जाता है। मैंने पढ़ा कि जो प्रसाद स्टार्टिंग में पद्मा के हर फैसले को सपोर्ट करता था
और कंप्लीटली सरेंडर करने का दावा करता था। हाँ, प्यार की बड़ी बड़ी बातें करता था। वही प्रसाद पद्मा के प्रेग्नेंट होने के बाद अचानक से बदलने लगता है, वो उसको इग्नोर करने लगता है। पर एक बात बताइए, ऐसा अचानक क्यों होता है? प्रसाद क्यों बदल गया? क्योंकि यहाँ प्रेमचंद पुरुष विशेषाधिकार मतलब मेल प्रिविलेज और स्त्री की बायोलॉजिकल रियलिटी के बीच के टकराव को हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा। बिना किसी सोशल या लीगल फ्रेमवर्क वाले इस रिश्ते में ना जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है तो पुरुष के पास ये फ्रीडम होती है कि वो उस सिचुएशन से आराम से बाहर निकल जाए। बाप रे, ये तो आज भी होता है। बिल्कुल, और प्रसाद वही करता है, वो पद्मा को छोड़कर चला जाता है। अब आप जरा पद्मा की कंडीशन इमेजिन कीजिए। जो पद्मा एकदम आजाद और स्ट्रांग थी। हाँ, जिसने अपने रूल्स खुद बनाए थे, उसके लिए अचानक से मदरहुड एक बेहद अप्रिय, डरावना और टेंशन वाला इंसिडेंट बन जाता है। वो कभी कभी डर से कांप उठती है। ये तो सच में दिल दहलाने वाला है। डॉक्टर पूनम भारद्वाज अपने पेपर में बहुत क्लियर लिखती हैं कि ये प्रॉब्लम आज के मॉडर्न यूथ के लिए भी उतनी ही रेलेवेंट है। जब भी लिव इन रिलेशनशिप में कोई ऐसी अनवांटेड सिचुएशन आती है या ब्रेकअप होता है तो बच्चे का पूरा साइकोलॉजिकल और फाइनेंशियल बोझ अक्सर औरत को अकेले ही उठाना पड़ता है। प्रेमचंद इसी इनसिक्योरिटी को दिखा रहे थे। वेट एक सेकेंड, मुझे यहाँ थोड़ी उलझन हो रही है। अगर प्रेमचंद ये सब लिख रहे थे तो इसका असली मतलब क्या निकाला जाए? आपका क्या पॉइंट है यहाँ? एक तरफ तो वो एक ऐसी स्ट्रांग औरत का कैरेक्टर बनाते हैं जो पेट्रियार्की को चैलेंज करती है, लेकिन एंड में वो उसे एक लाचार हालत में लाकर खड़ा कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि प्रेमचंद वुमेन फ्रीडम, एजुकेशन या वेस्टर्न आइडियाज के अगेंस्ट थे, या फिर वो बस पेट्रियार्की की एक कड़वी सच्चाई दिखा रहे थे कि तुम चाहे जितनी आजाद हो जाओ, ये समाज तुम्हें एंड में अकेला छोड़ देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। यह ना एक बहुत ही बारीक लाइन है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रेमचंद असल में खड़े कहाँ थे। ये उलझन बहुत स्वाभाविक है और ये सच में एक डीपली फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा करती है। प्रेमचंद असल भी कहाँ थे? इसका जवाब हमें कमल किशोर गोयनका जी की रिसर्च में मिलता है। गोयनका जी ने तो काफी डीप रिसर्च की है ना इनके लिटरेचर पर। देखिए, दशकों तक उन्होंने प्रेमचंद को पढ़ा है और देवकांत सिंह के रिसर्च पेपर के हवाले से अगर बात करें तो गोयनका जी का मानना है कि प्रेमचंद मॉडर्न एलिमेंट्स को एक्सेप्ट जरूर करते थे, जैसे फीमेल एजुकेशन और सेल्फ रिलायंस। अच्छा, लेकिन वो एसेंशियली भारतीय मर्यादा, प्योरिटी और मैरिज इंस्टीट्यूशन के बहुत स्ट्रांग सपोर्टर थे। अगर हम आज की पॉलिटिकल डिबेट्स को एक साइड रख दें और डीपली इस लिटरेचर को देखें, तो क्या वो वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म को एक डल की तरह देख रहे थे? एकदम सटीक बात कही आपने। गोयनका जी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेमचंद मिस पद्मा के जरिए कोई पैट्रियार्की वाला बदला नहीं ले रहे थे, वो एक वार्निंग दे रहे थे। वार्निंग? कैसी वार्निंग? उनका मानना था कि वेस्टर्न फ्री सेक्स या प्री मैरिटल रिलेशन, जिसमें इंसान सिर्फ अपनी आज़ादी और डिजायर्स को सबसे ऊपर रखता है, वो एंड में औरतों के लिए विनाशकारी साबित होता है। मतलब वो इंडिविजुअलिज्म के खिलाफ थे? हाँ, उनके अकॉर्डिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन सिर्फ मैं पर फोकस करती है, वहाँ स्वार्थ है, जबकि भारतीय वैल्यूज जैसे सहनशीलता, त्याग, संतोष और फैमिली ड्यूटी ये समाज को जोड़कर रखते हैं। तो पद्मा की ट्रेजेडी सिर्फ एक इंसान के धोखे की ट्रेजेडी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये उस वेस्टर्न इंडिविजुअलिस्टिक सोच का फेलियर है जहां कोई किसी के प्रति उत्तरदायी या रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बाप रे, ये तो सच में बहुत ही गहरा टकराव है और मुझे लगता है कि ये थॉट सिर्फ मिस पद्मा तक ही लिमिटेड नहीं होगा, उनके बाकी उपन्यासों में भी ये जरूर दिखता होगा। सही पकड़ा आपने। इस वैचारिक टकराव का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल उनका उपन्यास प्रेमाश्रम है। गोयनका जी क्लियरली आर्ग्यू करते हैं कि प्रेमाश्रम को सिर्फ एक पॉलिटिकल या किसान जमींदार झगड़े का नॉवल मानना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो वो असल में क्या है? वो कंप्लीटली भारतीय और पाश्चात्य लाइफ वैल्यूज के बीच की टक्कर है। इसमें कैरेक्टर है ज्ञान शंकर, जो पूरी तरह वेस्टर्न एजुकेशन और विलासिता यानी लग्जरी का प्रोडक्ट है। वो सिर्फ अपने स्वार्थ, प्रॉपर्टी और ऐश के लिए अपनी फैमिली से अलग होना चाहता है। वो हर रिश्ते को सिर्फ अपने फायदे के तराजू पर तोलता है। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, इसकी ठीक ऑपोजिट एक और कैरेक्टर है प्रेम शंकर। हाँ, प्रेम शंकर, जो एक्चुअली अमेरिका जैसे देश से पढ़ाई करके लौटा है। अच्छा, वो फॉरेन रिटर्न्ड है। हाँ बिल्कुल, पर वेस्टर्न चकाचौमुंड में रहने के बाद भी वो भारतीय मूल्यों का प्रतीक है। वो वापस आकर गांव में बसना चाहता है, किसानों की सेवा करना चाहता है और त्याग का रास्ता चुनता है। तो बेसिकली प्रेमचंद ज्ञान शंकर के फॉल और प्रेम शंकर के राइज से ये प्रूफ कर रहे थे कि समाज का भला इस सेल्फिश वेस्टर्न मॉडर्निटी में नहीं बल्कि भारतीयता में है। एग्जैक्टली, त्याग और सेवा भाव वाली भारतीयता में।
लेकिन देखिए यहाँ एक बात मुझे बहुत खटक रही है। बोलिए, क्या बात खटक रही है? मिस पद्मा तो चलिए एक हाईली एजुकेटेड, प्रिविलेज्ड, मॉडर्न औरत थी। उसके पास लाइफ में ऑप्शंस थे। लेकिन उस टाइम में या आज भी इंडिया के लाखों घरों में रहने वाली आम औरतों के पास ना तो लॉयर बनने का ऑप्शन था और ना ही अपने रूल्स बनाने का। सही बात है। तो क्या प्रेमचंद की ये जो फैमिली और ट्रेडिशन वाली विजन थी, वो उन आम घरों के बंद दरवाजों के पीछे की ट्रेजेडीज को नहीं देख पा रही थी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, प्रेमचंद जितने बड़े क्रिटिक वेस्टर्न मॉडर्निटी के थे, उतने ही बड़े क्रिटिक वो भारतीय समाज की रूढ़ियों के भी थे। अच्छा, उन्होंने इस पर भी लिखा है? बहुत गहराई से लिखा है। डॉक्टर प्रीति का शोध पत्र इस पर काफी डिटेल में रोशनी डालता है। उन्होंने प्रेमचंद के लिटरेचर में आम औरत की प्रॉब्लम्स को मेनली 3 स्टेजेस में डाइड किया है। अच्छा, वो 3 स्टेजेस कौन कौन सी है? पहली है शादी से पहले की प्रॉब्लम्स, दूसरी है शादी के बाद की प्रॉब्लम्स, और तीसरी है शादी के बाहर या अधूरे प्यार की प्रॉब्लम्स। प्रेमचंद ने इन तीनों स्टेजेस का जो साइकोलॉजिकल पोर्ट्रेट बनाया है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अगर हम शादी से पहले की प्रॉब्लम्स की बात करें तो डॉक्टर प्रीति की रिसर्च में एक निराशा नाम की कहानी का जिक्र है। वो मैंने पढ़ी और सच में मेरा दिल दहल गया। हाँ, निराशा का विषय ही ऐसा है। उस कहानी में एक बच्ची का पैदा होना ही घर में एक कर्स या मातम की तरह दिखाया गया है। मतलब एक औरत को बेटी पैदा करने के लिए कितना कुछ सहना पड़ता है। उस कहानी की मेन कैरेक्टर निरुपमा की मेंटल स्टेट देखिए आप। वो हमेशा अपने पति त्रिपाठी जी की डांट, उनके तिरस्कार और नफरत की डर में जीती रहती है। और उसकी गलती क्या होती है? सिर्फ इतनी कि उसने बेटियों को जन्म दिया है। उसको घर में कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। यहां तक कि उसका पति उसे घर से निकालने की धमकी भी दे देता है। वही ना। और सबसे ट्रेजिक पार्ट तो वो है जब निरुपमा को एक बाबा के आशीर्वाद से ये उम्मीद लगती है कि इस बार तो बेटा ही होगा। और तब घर का माहौल अचानक से बदल जाता है। एकदम से उसको सडनली रिस्पेक्ट मिलने लगती है, उसका ख्याल रखा जाने लगता है। लेकिन एंड में जब फिर से बेटी पैदा होती है तो वो बेचारी ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। वो डर और सदमे में अपने प्राण ही त्याग देती है। इस साइकोलॉजी को समझिए जरा। निरुपमा किसी फिजिकल बीमारी से नहीं मरी थी। तो फिर उसकी मौत उस भयानक सोशल प्रेशर और तिरस्कार के डर से हुई थी जो एक बेटी के पैदा होने से जुड़ा था। ये बस एक कहानी नहीं है, ये पैट्रियार्की की वो क्रूर रियलिटी है जो एक औरत को बस बेटा पैदा करने की मशीन तक लिमिटेड कर देती है। बाप रे। और शादी से पहले का ये माहौल ही ना अक्सर शादी के बाद के प्रॉब्लम्स का बेस सेट कर देता है। डॉक्टर प्रीति का पेपर पढ़ते हुए मुझे ना ये एक बहुत ही अजीब साइकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट की तरह लगा। डोमिनो इफेक्ट, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालॉजी दी आपने। इसे थोड़ा और डिटेल में समझाएंगी? हाँ, देखिए, इसे एक माइंड के चेन रिएक्शन की तरह समझते हैं। पहला डोमिनो ये है कि जब बचपन में एक लड़की को घर में ये सिखाया जाता है या वो लगातार ये देखती है कि उसकी वैल्यू सिर्फ उसके कपड़ों और गहनों से है। एक पिता अपनी बेटी को प्यार जताने के लिए सिर्फ नए गहने लाकर देता है, तो वो लड़की ना अनजाने में प्यार और रिस्पेक्ट को मटेरियल चीजों से जोड़ लेती है। ये हमारा पहला डोमिनो गिर गया। अच्छा, और दूसरा डोमिनो क्या है? फिर वो बड़ी होती है, उसकी शादी हो जाती है। दूसरा डोमिनो गिरता है कि वो अपने पति से भी एग्जैक्टली उसी टाइप के प्यार की डिमांड करती है जो बस महंगे कपड़ों और गहनों के फॉर्म में हो। बिल्कुल सही। और फिर आता है आखिरी डोमिनो, जब उसका पति उसकी इस खोखली उम्मीद को पूरा करने के लिए करप्ट रास्ते पर निकल जाता है। मतलब करप्शन ऑफिस से स्टार्ट नहीं होता, उसकी नींव तो बचपन की उसी आंगन में पड़ गई थी ना, जहां प्यार का मतलब सिर्फ गहने सिखाया गया था। वाह, ये तो सच में बहुत सटीक और गहरा एनालिसिस है। और पता है, प्रेमचंद के गबन उपन्यास की जल्पा या सेवा सदन की सुमन की जो कहानी है, वो बिल्कुल इसी डोमिनो इफेक्ट का रिजल्ट है। हाँ, गबन में जल्पा का गहनों का शौक। एकदम। जल्पा का बचपन ठीक ऐसे ही माहौल में बीता, जहां गहनों के लिए, स्पेसिफिकली उस चंद्रहार को लेकर उसके मन में एक भयानक लालसा पैदा कर दी गई। शादी के बाद ये लालसा इतनी हावी हो जाती है कि उसका पति रमानाथ सिर्फ अपनी पत्नी की नजरों में रिस्पेक्ट मेंटेन करने के लिए अपनी औकात से ज्यादा खर्च करने लगता है। और तभी वो कर्जे में डूब जाता है। हाँ, और कर्जा चुकाने के लिए वो सरकारी पैसे का गबन यानी घोटाला कर बैठता है।
प्रेमचंद क्लियरली दिखा रहे थे कि शो ऑफ का कल्चर कैसे एक फैमिली और इंसान की मोरालिटी को खोखला करती है। और निर्मला की कहानी तो इस सिस्टम का सबसे डार्क फेस सामने लाती है। वहाँ प्रॉब्लम गहनों की नहीं है, वहाँ प्रॉब्लम है दहेज की, वो घटिया प्रथा जो एक लड़की की लाइफ बर्बाद कर देती है। दहेज के चक्कर में ही तो निर्मला का बेमेल विवाह होता है। वही तो, दहेज न होने की वजह से एक जवान और खूबसूरत लड़की निर्मला की शादी एक अधेड़ उम्र के मुंशी तोताराम से कर दी जाती है, जो 40 साल के हैं और उनके पहली पत्नी से 3 बेटे भी हैं। निर्मला का जो माइंड का कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। उसको अपने पति में एक पति की इमेज नहीं बल्कि एक पिता जैसी इमेज दिखती है। ओह गॉड, ये बहुत डिस्टर्बिंग है। वो मेंटली और फिजिकली उनसे भागती रहती है। ये सिर्फ मिसमैच्ड मैरिज नहीं है, ये एक लड़की की आत्मा की हत्या है जिसे दहेज और सोसाइटी ने मिलकर किया है। सही बात है। और डॉक्टर प्रीति ने जिस तीसरी स्टेज का जिक्र किया है ना, शादी के बाहर की प्रॉब्लम्स या अधूरा प्यार, वो भी कुछ कम पेनफुल नहीं है। उसका भी कोई केस स्टडी पढ़ा आपने? हाँ, गथा प्लेटफॉर्म पर मैंने विद्रोही कहानी का ऑडियो समरी सुना। उसमें तारा और कृष्णा की कहानी थी। वो बचपन से एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन कृष्णा का परिवार बस कुछ 1000 रुपयों के लालच में तारा से शादी का ऑफर रिजेक्ट कर देता है। पैसे के लालच में सच्चा प्यार ठुकरा दिया। बिल्कुल। फिर तारा की शादी किसी पैसे वाले घर में हो जाती है, लेकिन इसके बाद कृष्णा की जिंदगी कंप्लीटली डायरेक्शनलेस हो जाती है। वो लाइफ भर भटकता रहता है। यहाँ प्रेमचंद अगेन एस्टैब्लिश करते हैं कि जब समाज अपनी झूठी शान या मटेरियलिज्म में चक्कर में सच्चे प्यार को कुर्बान करता है, तो सिर्फ एक इंसान बर्बाद नहीं होता, बल्कि पूरे समाज में एक फ्रस्ट्रेशन और भटका पैदा होता है। ये सब सुनकर ना सच में ऐसा फील हो रहा है कि प्रेमचंद की जो दुनिया थी वो एकदम डार्क थी। उसमें सिर्फ दुख, शोषण, बेबसी और रोने की आवाजें ही हैं। ऐसा लगना काफी कॉमन है। तो मैं वही सोच रही थी कि क्या इन सब में उम्मीद की कोई किरण नहीं थी? क्योंकि ये सब सुनकर तो कोई भी यही सोचेगा ना कि प्रेमचंद एकदम हार्डकोर पेसिमिस्ट या निराशावादी राइटर थे। देखिए, ये प्रेमचंद को लेकर ना सबसे बड़ी और कॉमन गलतफहमी है। डॉक्टर सुमन ढाका और डॉक्टर पूनम भारद्वाज दोनों की रिसर्च को अगर आप डीपली पढ़ेंगी तो क्लियर होगा कि प्रेमचंद निराशावादी बिल्कुल नहीं थे। वो कठोर यथार्थवादी थे। यथार्थवादी मतलब रियलिज्म पर फोकस। हाँ, वो समाज की बीमारियों को ना बिना किसी फिल्टर के या बिना शुगर कोट किए बिल्कुल वैसा ही दिखाते थे जैसी वो रियल में थीं। डॉक्टर पूनम के पेपर के अनुसार उनकी कहानी कफन इसका सबसे भयानक एग्जाम्पल है। ओह, कफन। वो कहानी मुझे याद है जिसमें घिस्सू और माधव अपनी ही मरी हुई बहू बुढ़िया के कफन के लिए गांव वालों से भीख मांगते हैं। हाँ, और उसके बाद जो होता है वो और भी शॉकिंग है। हाँ, मुझे याद है। वो लोग उन पैसों से कफन खरीदने के बजाय बाजार जाकर शराब पीते हैं और पेट भर के मीट खाते हैं। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था ना, तो मुझे लगा कि इनसे ज्यादा घटिया इंसान तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। और यहीं पर प्रेमचंद चाहते हैं कि हम अपनी सरफेस लेवल थिंकिंग से आगे बढ़ें। घिसू और माधव बाय बर्थ ऐसे बुरे नहीं हैं। तो फिर क्या सिचुएशन थी ऐसी? प्रेमचंद समझा रहे हैं कि जब इंसान जनरेशंस तक, पीढ़ियों तक एक्सट्रीम पॉवर्टी और भूख का शिकार होता है ना, जब उसे लाइफ में कभी पेट भर खाना तक नसीब नहीं होता, बल्कि ये उस समाज का क्रूर सिस्टम है जिसने उन्हें जानवर बनने पर मजबूर कर दिया। ये तो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला पर्सपेक्टिव है। और शायद यही सेम यथार्थ डॉक्टर सुमन ढाका की रिसर्च में जो पूस की रात कहानी है उसमें भी दिखता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पूस की रात का हीरो हल्गू किसान कड़ाके की ठंड में अकेले अपने खेत की रखवाली कर रहा है, जहाँ कुत्तों के साथ सोता है वो। हाँ, और जब वो देखता है कि नीलगायों का पूरा झुंड उसकी सारी फसल खा रहा है, तो वो उनको भगाने के बजाय बस आग के पास ही बैठा रहता है। क्यों? फसल तो बर्बाद हो रही है ना, फसल तो बर्बाद होती है, लेकिन हल्कू को उस बर्बादी के दुख से कहीं ज्यादा इस बात की रिलीफ होती है कि चलो अब कम से कम इस जानलेवा ठंड में रात भर खेत की ड्यूटी तो नहीं करनी पड़ेगी। बाप रे, ये तो सच में आत्मा को झकझोर देता है। पर देखिए, आपने अभी कहा कि वो निराशावादी नहीं थे, पर इन सब एग्जाम्पल्स के बाद भी मुझे उम्मीद कहाँ दिख रही है? सोल्यूशन क्या था उनके हिसाब से? उम्मीद उनके दर्शन में छिपी हुई है। कमल किशोर गोयंका जी और बाकी रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग प्रेमचंद पर भगवद गीता के कर्म योग और महात्मा गांधी के हृदय परिवर्तन यानी चेंज ऑफ हार्ट का बहुत सॉलिड इफेक्ट था। अच्छा, गांधी जी का इफेक्ट था। हाँ, वो मानते थे कि हालात चाहे जितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए।
रंगभूमि नॉवल का सूरदास इसी कर्मयोग का जीता जागता एग्जाम्पल है। जिसकी झोपड़ी जला दी जाती है। बिल्कुल। जब उसकी झोपड़ी बार बार जलाई जाती है तो वो हार नहीं मानता। वो कहता है कि जितनी बार झोपड़ी जलाई जाएगी मैं उतनी बार उसको दोबारा बनाऊंगा। ये जो आग है ना लाइफ जीने की, यही प्रेमचंद की होप है। ये हुई ना बात। और यहाँ मुझे ना मंत्रा कहानी भी याद आ रही है, जिसका जिक्र डॉक्टर पूनम भारद्वाज ने भी किया था। ये स्टोरी पर्सनली मेरी फेवरेट है। ओ, मंत्रा तो प्रेमचंद की ह्यूमनिज्म और भारतीय मूल्यों की लिटरली सबसे बड़ी जीत है। ये स्टोरी हमें सिखाता है कि रियल बदला क्या होता है। हाँ, जिसमें वो एक बहुत ही फेमस डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर छड्डा। सही याद है आपको। वो गोल्फ खेलने की ऐसी जिद में आते हैं कि एक गरीब किसान जिसका नाम भगत होता है, उसके मरते हुए बेटे का इलाज करने से सीधा मना कर देते हैं। बोलते हैं कि मेरे खेलने का टाइम हो गया है। और भगत का वो जवान लड़का उसी रात मर जाता है। सोचिए एक बाप पर क्या बीती होगी। वही ना। लेकिन असली ट्विस्ट तो काफी सालों बाद आता है कहानी में, जब डॉक्टर छड़ा के अपने ही इकलौते बेटे को एक बहुत खतरनाक सांप काट लेता है। और शहर का कोई भी मॉडर्न डॉक्टर उसे बचा नहीं पाता। हाँ, और तब ये न्यूज़ भगत तक पहुंचती है, क्योंकि भगत को सांप का जहर उतारने का मंत्र आता था। अब आप खुद सोचिए, कोई भी आम इंसान या आज का मॉडर्न आदमी क्या करता है ऐसी सिचुएशन में? वो तो डेफिनेटली खुश होता। वो यही सोचता ना कि अच्छा हुआ, कर्मों का फल मिल गया, तुमने मेरे बेटे को मारने दिया था, अब खुद भुगतो। लेकिन भगत ऐसा बिल्कुल नहीं करता। एकदम नहीं। भगत रात के अंधेरे में अपनी पत्नी से छुपकर पैदल मीलों दूर डॉक्टर छड़ा के घर जाता है। और वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपनी आइडेंटिटी बताए और किसी इनाम की लालच के बिना डॉक्टर के बेटे की जान बचा लेता है। भगत बदला नहीं लेता, वो बस अपने कर्म और सेवा भाव का पालन करता है। और गोयनका जी के डीप एनालिसिस के हिसाब से यही प्रेमचंद की उस भारतीयता की अल्टीमेट विक्ट्री है, जिसकी हम स्टार्टिंग से बात कर रहे थे ना। बिल्कुल। प्रेमचंद का ये बहुत स्ट्रांग बिलीफ था कि जिस इंसान के अंदर ये सेवा भाव, ये इनर स्ट्रेंथ और हिम्मत होगी, वही सोसाइटी को सही रास्ते पर ले जा सकता है। पर वो मार्क्सिज्म से भी तो थोड़ा इंस्पायर्ड थे ना। हाँ, वो कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस जरूर थे, जहां वो जमींदारों और अमीरों के शोषण का ओपनली विरोध करते थे। लेकिन जब प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात आती थी ना, तो उन्हें हिंसा या खून खराबा पसंद नहीं था। वो गांधी जी की तरह सोचते थे। एग्जैक्टली। एंड में उन्हें उस गांधीवादी चेंज ऑफ हार्ट में ही इंसानियत का ट्रू फ्यूचर दिखता था। तो देखिए, अगर आज की इस पूरी गहरी चर्चा को हम रैप अप करें, तो ये बात शीशे की तरह बिल्कुल साफ हो जाती है कि मुंशी प्रेमचंद का जो साहित्य है वो 100 साल बीत जाने के बाद भी आज उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है। मैं पूरी तरह सहमत हूं आपसे। चाहे वो मिस पद्मा के केस से आज के लिव इन रिलेशनशिप्स की बात हो, या गबन और सेवा सदन के थ्रू हमारे कंज्यूमरिज्म को पॉइंट आउट करना हो, या निर्मला से दहेज की रियलिटी। बिल्कुल, निर्मला से औरतों के ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात हो, या फिर कफन के जरिए गरीबी की उस हॉरर को दिखाना हो जो एक इंसान को जानवर में बदल देती है। प्रेमचंद ने एक सदी पहले ही ना हमारी सोसाइटी की इन बीमारियों का एकदम सटीक एक्सरे कर लिया। बिल्कुल, एग्जाम्पल दिया है एक्सरे। वो किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के गुलाम नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के सच्चे सपोर्टर थे। और उन्होंने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि समाज के उस बिल्कुल हाशिए पर खड़े लोगों को, जैसे गरीब किसानों, दलितों और शोषित औरतों की आवाज को अपने लिटरेचर के एकदम सेंटर में लाकर खड़ा कर दिया, जिनको पहले कोई नहीं सुनता था। हाँ, जिनको सोसाइटी ने कंप्लीटली इग्नोर कर रखा था। उनका मानना था कि जब तक इस दुनिया में भूख, गरीबी, इनइक्वालिटी और औरतों का शोषण बरकरार रहेगा, तब तक उनका साहित्य भी जिंदा और रिलेवेंट रहेगा। ये तो सच में एक बहुत ही पावरफुल थॉट है। और ये बात हमें वापस उसी जगह पर लाकर खड़ी कर देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। आज की मॉडर्न दुनिया। एग्जैक्टली। आज हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। हमारे पास आज नए और बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं, और एजुकेशन भी पहले से कहीं ज्यादा है। औरतों के राइट्स भी बढ़े हैं। हाँ, मिस पद्मा जैसी इंडिपेंडेंट औरतों के पास आज 100 साल पहले के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा सोशल और लीगल राइट्स हैं। लेकिन प्रेमचंद का ये जो इतना बड़ा साहित्य है ना, वो हमें एक सेकंड के लिए रुक के सोचने पर मजबूर जरूर करता है। और वो कौन सी सोचने वाली बात है? वो ये है कि क्या सिर्फ
नए कानून बन जाने से या हमारे सुपरफिशियली मॉडर्न और प्रोग्रेसिव दिखने से क्या हमारी जो ह्यूमन फीलिंग्स हैं, हमारे रिश्तों की जो इनसिक्योरिटी है और हमारा जो अंदर का स्वार्थ है, क्या वो सच में बदल जाता है? ये बहुत ही वैलिड पॉइंट है। क्या हमें वेस्टर्न मॉडर्निटी की अंधी नकल करने से पहले या एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल को अपना लेने से पहले अपनी उस इनर भारतीयता को, अपनी उस गहरी करुणा और उस सेवा भाव को सॉल्व नहीं कर लेना चाहिए, जिसकी बात प्रेमचंद बार बार करते थे? सही बात है। ये ना एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को डीपली सोचने पर मजबूर करता है। रिश्तों की इस तेज तरार और हाईली कंफ्यूजिंग मॉडर्न दुनिया में हम लोग अपनी इंसानियत और अपनी उस इनर स्ट्रेंथ को कैसे बचाए रखते हैं? शायद यही प्रेमचंद का हमसे सबसे बड़ा और असली सवाल था।